हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। जैसे पेपर में आते हैं ना, वैसे मिक्स क्वेश्चन होंगे। लैब असिस्टेंट के लिए भूगोल का पेपर 2 होगा, उसके लिए। ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 175 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, 175 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ मैं विथ एक्सप्लेनेशन, और ये क्वेश्चंस भी क्या होंगे? एक्सप्लेन के साथ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। लैब असिस्टेंट के लिए टॉप 50 क्वेश्चन होंगे आज। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोगों ने वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं 175 क्वेश्चन के, 100 क्वेश्चन एक करवाए हैं मैंने, और 50 क्वेश्चन एक करवाए हैं, और 25 क्वेश्चन एक करवाए हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से करवाए हैं मैंने। ठीक है, 175 टोटल क्वेश्चन करवा रखे हैं। इसके अलावा आज 50 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। किसके लिए? लैब असिस्टेंट के लिए। लैब असिस्टेंट के लिए, वो भी सेकेंड पेपर के लिए। सेकेंड पेपर ज्योग्राफी का सेकेंड पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे? क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास आएंगे स्क्रीन पर। आप लोगों को क्वेश्चन देखना है, ऑप्शंस पढ़ना है और उसका आंसर देना है। हो सकेगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लैब असिस्टेंट की तैयारी। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा उस तरफ कर लेता हूँ मैं इसे, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे, मैं समझा भी सकूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि संभाव्यता का विचार सर्वप्रथम किस विचारधारा के पंथ ने विकसित किया था? संभाव्यता, पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म, ठीक है, किस पंथ ने विकसित किया था? क्वेश्चन नंबर 1 है। तो उस पंथ का जो नाम है वो था फ्रेंच पंथ। फ्रेंच, फ्रांसीसी विचारधारा थी एक। ठीक है, फ्रांसीसी विचारधारा थी ये। पॉसिबिलिज्म शब्द का, संभाव्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वो प्रयोग किया था लूसियन फेब्रे ने। लूसियन फेब्रे, किसने किया था? लूसियन फेब्रे ने किया था इसका उपयोग। और ब्लास के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, और उनकी बुक थी मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के सिद्धांत, ये ब्लास की बुक है। ये आई थी 1922 में। 1922 में आई थी, जिसके अंदर इस पॉसिबिलिज्म शब्द को अच्छे से विस्तार से समझाया गया है। शब्द किसने दिया था? पॉसिबिलिज्म लूशियन फेब्रे। कौन सी विचारधारा है? ये फ्रांसीसी स्कूल की विचारधारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ, देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं। एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग आपके सामने है कि गाय की विदेशी नस्ल रेड डेन, गाय की विदेशी नस्ल रेड डेन, ये विदेशी नस्ल है गाय की। ठीक है, विदेशी नस्ल किस देश से संबंध रखती है? तो ये रेड डेन है, वो कौन से देश से संबंध रखती है? आपके सामने ऑप्शंस है जर्मनी, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। तो ये जो रेड डेन है वो आपकी संबंध रखती है जर्मनी से। कहाँ से संबंध रखती है? जर्मनी से संबंध रखती है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाले का जो राइट आंसर था वो फ्रेंच पंथ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा जो अमेरिकन है, वो अमेरिकन है जर्सी। जर्सी जो होती है वो अमेरिकन होती है। ठीक है, इसके अलावा स्विट्जरलैंड की स्विस ब्राउन, स्विस ब्राउन, स्विस ब्राउन, ये होती है स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड की। इसके अलावा जो हॉलैंड है,
हॉलैंड। हॉलैंड है होलिस्टीन फ्रीजियन। हॉलैंड की होती है होलिस्टीन फ्रीजियन, फ्रीजियन। ये है। रेड डेन है जर्मनी की। जर्सी है अमेरिका की। स्विस ब्राउन है स्विट्जरलैंड की। और हॉलैंड होलिस्टीन फ्रीजियन है हॉलैंड की। याद रखिएगा इस चीज को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों बने रहिएगा, 50 क्वेश्चन करेंगे अपन लोग यहाँ पर आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि भैंस की कौन सी नस्ल का मूल स्थान काठियावाड़ में है। कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसका मूल स्थान काठियावाड़ में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देखिएगा। मैं बताता हूँ कि इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं। नागपुरी है, बदावरी है, जाफराबादी है और सूरती है। नागपुरी, भदावरी, जाफराबादी और सूरती। इनमें से कौन सी है जिनका मूल स्थान काठियावाड़ है? तो जाफराबादी जो भैंस है इसका मूल स्थान है काठियावाड़। जाफराबादी भैंस का मूल स्थान क्या है? काठियावाड़ है। तो तीसरे का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर नागपुरी देखें तो नागपुरी का संबंध है गुजरात से। नागपुरी का संबंध किससे है? गुजरात से है। इसके अलावा जो भदावरी है इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। भदावरी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। और सूरती का संबंध है अपने उदयपुर से। सूरती का संबंध कहाँ से है? उदयपुर से है, ठीक है। अब ये देखिए जाफराबादी की विशेषता क्या है। जाफराबादी का मूल स्थान कहाँ से है? काठियावाड़ से है। इसकी विशेषता है कि ये राजस्थान में सबसे भारी भैंस है। राजस्थान में सबसे भारी भैंस जाफराबादी राजस्थान में सबसे भारी भैंस है। और राजस्थान के डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़ में पाई जाती है। राजस्थान के डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और झालावाड़ में मिलती है जाफराबादी। और राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है जाफराबादी। जाफराबादी सबसे भारी भैंस है। और कहाँ पर मिलती है? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और झालावाड़, ठीक है। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, आपके लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है नागौर जिले में डेगाना के पास कौन सी पहाड़ियों में टंगस्टन के भंडार मिलते हैं? नागौर में डेगाना भाकरी ये पहाड़ियाँ स्थान है। वहाँ पर कौन सी पहाड़ी है जहाँ पर टंगस्टन के भंडार मिलते हैं? तो वहाँ पर एक रेवत पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? रेवत पहाड़ी पर टंगस्टन के भंडार सर्वाधिक मिलते हैं राजस्थान में, ठीक है। भाकरी गांव है। इसके अलावा टंगस्टन है वो पाली में भी मिलता है। पाली का है नाना कराब। पाली का कौन सा क्षेत्र? नाना कराब। इसके अलावा सिरोही का बाल्स। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर टंगस्टन सर्वाधिक मिलता है। डेगाना भाकरी नागौर में है। और डेगाना भाकरी में एक रेवत पहाड़ी है, वहाँ टंगस्टन के भंडार सर्वाधिक मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों 50 क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, ठीक है। 50 क्वेश्चन ये मैंने खुद ने बनाए हैं, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5 है माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान की ओर से कितना सहयोग है? माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान की ओर से कितना सहयोग है? तो माही बजाज सागर में क्वेश्चन नंबर 5 है 100% है, ठीक है। 100% में से राजस्थान का जो है वो है 45% सहयोग। और गुजरात का जो सहयोग है वो है बचा हुआ
55% का सहयोग। ठीक है, आ रही है बात समझ में। सर्वाधिक लाभान्वित जिले कौन से हैं इस माही बजाज परियोजना से? तो सर्वाधिक लाभान्वित जिले हैं, सर्वाधिक लाभान्वित जिले माही बजाज परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिलों के नाम है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा व डूंगरपुर ये सर्वाधिक लाभान्वित जिले हैं। और इस डैम की जो लेंथ है, ये जो बांध बना हुआ है माही बजाज सागर पर, उसकी जो लेंथ है वो है 3109 मीटर। 3109 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, राजस्थान का कितना सहयोग है? 45%। गुजरात का है 55%। सर्वाधिक लाभान्वित जिले बांसवाड़ा व डूंगरपुर। 3109 मीटर लंबा ये डैम बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बिना समय गवाते हुए। ठीक है, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है जानने की, बस उतनी ही चीज़ें जानेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में आपणी योजना किससे संबंधित है? कौन सी योजना? आपणी योजना। आपणी योजना, राजस्थान में आपणी योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है गंधेली साहवा से। गंधेली साहवा परियोजना, गंधेली साहवा परियोजना। और ये गंधेली साहवा परियोजना किसके अंतर्गत आती है? वो आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये चलाई जा रही है जर्मनी के, ये जो आपणी योजना है वो जर्मनी के KfW के सहयोग से चलाई जा रही है। किसके सहयोग से? जर्मनी के KfW के सहयोग से चलाई जा रही है आपणी योजना। कौन सी नहर परियोजना से संबंधित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है। इसे गंधेली साहवा परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, और कहाँ पर चलाई जा रही है ये? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू को। हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू को पेयजल की उपलब्धता करवाने के लिए। ठीक है, आपणी योजना किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है। इसे गंधेली साहवा परियोजना भी कहते हैं। जर्मनी के KfW के सहयोग से चलाई जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, मनिहारी टिब्बा कौन से खनिज से संबंधित है? कौन सा टिब्बा? मनिहारी टिब्बा। मनिहारी टिब्बा कौन से खनिज से संबंधित है? तो मनिहारी टिब्बा ले लो, चाहे साधे वाला, तनोट, देवाल, बीकानेर का बाधे वाला, तुवरी वाला, नानू वाला, हनुमानगढ़ का, ये सारे जो भी टिब्बे हैं, सारी जो भी जगह हैं वो खनिज तेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? खनिज तेल से संबंधित है। खनिज तेल से संबंधित मनिहारी टिब्बा, ये मनिहारी टिब्बा है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और किससे संबंधित है? खनिज तेल से संबंधित है। इसके अलावा जैसलमेर का साधे वाला, जैसलमेर का साधे वाला, तनोट, ठीक है। इसके अलावा देवाल, देवाल, इसके अलावा बीकानेर का बाधे वाला, बीकानेर का बाघे वाला, बाघे वाला, या फिर तुवरी वाला, तुवरी, ये बीकानेर के हैं, ठीक है। इनकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। बीकानेर का बाघे वाला, तुवरी वाला। इसके अलावा हनुमानगढ़ का नानू वाला, हनुमानगढ़ का नानू वाला, नानू वाला। ये सभी जो स्थान है बीकानेर का, जैसे बीकानेर का बाघे वाला, तुवरी वाला, जैसलमेर का साधे वाला, तनोट, देवाल, ये सभी किससे संबंधित है? ये खनिज तेल से संबंधित है। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी ज्योग्राफी में जो 12th का सिलेबस है, जो RBSC का है, RBSC का, उसमें ये टॉपिक दे रखे हैं आप लोगों के। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट आंसर होगा, वो 7वें का जो राइट आंसर दिया है वो कौन सा है? खनिज तेल, ऑप्शन नंबर ए।
सात्विक ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, अब क्वेश्चन नंबर 8वां है कि देवनारायण योजना किससे संबंधित है? देवनारायण योजना, देवनारायण योजना, ये जो देवनारायण योजना है वो आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में है देवनारायण योजना डेयरी उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है? डेयरी उद्योग से संबंधित है, केवल इतना याद रखना। कौन से उद्योग से संबंधित है देवनारायण योजना? डेयरी उद्योग से संबंधित है। डेयरी उद्योग आपके टॉपिक दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो सतत विकास लक्ष्य में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्यों की संख्या है 17। इन लक्ष्यों के अलावा सब लक्ष्य या उप लक्ष्य भी दिए गए हैं जिन्हें टारगेट कहा जाता है। टारगेट, टारगेट, और उन टारगेटों की संख्या है 169। यानी कि लक्ष्य कितने हैं? 17 है, और टारगेट कितने हैं? 169 में है। ठीक है, किसके द्वारा फाउंड किया गया था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? ये फाउंड किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये फाउंड किया गया था 2015 में। कब से शुरू है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? 2015 में है, से शुरू है, और 2030 तक एजेंडा 2030। ठीक है, किससे संबंधित है? सतत विकास लक्ष्य से। तो 9वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, सतत विकास में लक्ष्य कितने हैं? 17 है। टारगेट कितने हैं? 169 है। किसके द्वारा बनाया गया? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। कब से? 2015 से 2030 तक। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 9वें का ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि भारत में गरीबी की अवधारणा किस प्रकार की है? भारत में गरीबी की अवधारणा, ठीक है, भारत में गरीबी की अवधारणा किस प्रकार की है? तो 2 प्रकार की अवधारणाएं होती है। एक तो होती है निरपेक्ष और एक होती है सापेक्ष। एक तो होती है निरपेक्ष और एक होती है सापेक्ष। निरपेक्ष में क्या है? कैलोरी के आधार पर मापा जाता है। कैलोरी के आधार पर, किसके आधार पर? कैलोरी के आधार पर। और सापेक्ष में आय के आधार पर, सापेक्ष में आय के आधार पर। तो भारत में जो अवधारणा है गरीबी की, वो अवधारणा है निरपेक्ष अवधारणा, क्योंकि इसमें किसे शामिल किया गया है? कैलोरी को शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? कैलोरी को शामिल किया गया है, या न्यूनतम उपयोग व्यय, इसे न्यूनतम उपयोग व्यय भी कह सकते हैं। न्यूनतम उपयोग व्यय शामिल किसे किया गया है? कैलोरी को शामिल किया गया है। भारत में गरीबी की अवधारणा किस प्रकार की है? निरपेक्ष प्रकार की। सापेक्ष में किस प्रकार का आधार माना जाता है? आय को आधार माना जाता है। यानी कि अगर कोई 50 रुपये कमा रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति 45 रुपये कमा रहा है, तो जो 45 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है वो उस 50 रुपये कमाने वाले व्यक्ति की तुलना में क्या होगा? गरीब होगा, और उसे ही क्या बोलते हैं? सापेक्ष अवधारणा बोलते हैं गरीबी की। ठीक है, आ रही है बात समझ में। निरपेक्ष अवधारणा क्या होती है? कैलोरी के आधार पर मापी जाती है, और सापेक्ष आय के आधार पर। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं आप लोगों की। तो 10वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निरपेक्ष अवधारणा। भारत में गरीबी की अवधारणा कौन सी है? निरपेक्ष अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्लोरिडा की धारा कौन से महासागर में बहती है? ये टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, महासागरीय धाराएं टॉपिक करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी धारा पूछी है? फ्लोरिडा की धारा। कौन सी धारा? फ्लोरिडा की धारा। तो फ्लोरिडा की धारा जो है वो अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। मैक्सिको की खाड़ी से जब ये धारा निकलती है
तो ये एंटीलीज से मिलकर के हैटरस अंतरीप तक फ्लोरिडा की धारा के नाम से प्रवाहित होती है। ठीक है, कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक का भी अगर पूछा जाए ऑप्शन में तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये चलती है। कौन सी महासागर में? उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। और इसकी प्रकृति होती है गर्म। इसकी प्रकृति क्या होती है? गर्म होती है। गर्म जलधाराएं कौन सी होती है? याद रखना, गर्म जलधाराएं हमेशा नहीं, अधिकतर महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर चलती है, या फिर अपन कह सकते हैं कि गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। तो ये फ्लोरिडा की धारा जो है गर्म जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पर। आ रही है बात समझ में? तो 11वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। एक चीज पता चल गई, ये प्रोग्रेसिव वेव जो थ्योरी है वो किससे संबंधित है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित। किससे संबंधित है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। अब ये पूछा गया है कि ये प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी दी किसने थी? तो उस व्यक्ति का नाम है विलियम वेवेल। विलियम वेवेल। कब दी थी? ये दी थी 1833 में दी थी। याद रखना, किसने दी थी? विलियम वेवेल ने दी थी। कब दी थी? 1833 में दी थी। किससे संबंधित है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। कौन सी थ्योरी? प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी या प्रगामी तरंग सिद्धांत। तो 12वें का जो ऑप्शन होगा राइट आंसर विलियम वेवेल, वह है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा अपना। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, डिटमार ने समुद्री लवणता में सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा बताया? एक महोदय थे डिटमार महोदय, उन्होंने समुद्री लवण बताए थे। ठीक है, 7 प्रकार के या 8 प्रकार के समुद्री लवण बताए थे। इन समुद्री लवणों में सबसे सर्वाधिक या सबसे महत्वपूर्ण जो लवण था वो कौन सा था? तो ऑप्शन है आपके सामने, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम ब्रोमाइड। ये ऑप्शंस आपके सामने। तो ये ऑप्शंस देखो, वैसे तो लवणता मापी जाती है प्रति हजार में और औसत लवणता है 35 प्रति हजार। तो उन्होंने 35 प्रति हजार के एवज में भी मापी जाती है, मतलब 1000 ग्राम में कितना ग्राम प्रतिशत वो है लवण है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो बताया उन्होंने वो बताया था सोडियम क्लोराइड। कौन सा बताया था? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और महत्वपूर्ण खनिज का जो ग्राम है 35 ग्राम। 35 ग्राम कितने में से? प्रति हजार में से। 1000 ग्राम में से 35 ग्राम केवल समुद्र में से, यानी कि अगर 1000 ग्राम पानी है, ठीक है, उनमें से 35 प्रति हजार क्या निकलेगा? यानी कि 35 ग्राम लवण निकलेगा। और उस 35 ग्राम लवण में भी 27.213 ग्राम क्या निकलेगा? सोडियम क्लोराइड निकलेगा। इसीलिए डिटमार महोदय ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो लवण बताया था वो कौन सा बताया था? सोडियम क्लोराइड बताया था। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? इसके अलावा है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ये सभी लवण भी वहाँ पर पानी में पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। तो सागरीय सतह पर सामान्यतः बनने वाली धाराओं का मुख्य कारण है। सागरीय सतह पर क्या बनती है? धाराएं बनती है।
सागरीय सतह पर धाराएं बनती है। तो सामान्यतः इन धाराओं की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इन धाराओं की उत्पत्ति का कारण है जो सनातनी पवनें चलती है वहां पर। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कौन सी चलती है? व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें। तो सामान्यतः जो धाराएं उत्पन्न होती है उनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है पवनें। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो गया। तो सामान्यतः धाराएं कौन सी क्रिया के कारण बनती हैं? पवनों की क्रिया के कारण बनते हैं। तो 14वें का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपन लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में लुप्त प्राय प्रजातियों में हॉक्सबिल कछुआ, भारत में लुप्त प्राय है ये कौन सा कछुआ? हॉक्सबिल कछुआ, हॉक्सबिल कछुआ। तो पूछा गया है कि हॉक्सबिल कछुआ कौन से क्षेत्र में या कौन से प्रदेश में पाया जाता है भारत में? तो भारत का जो ऑप्शन है वो है ओडिशा तट। ओडिशा का जो तट है वहां पर ये हॉक्सबिल कछुआ पाया जाता है और ये भारत में क्या है? लुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा भारत में ये पाया जाता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के तटों पर। इसके अलावा ये पाया जाता है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये तो हो गई भारत की बात। अब ये हॉक्सबिल जो कछुआ है इसकी सर्वाधिक जो संख्या है वो कहाँ पर मिलती है? तो इसकी सर्वाधिक जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो मिलती है पश्चिमी अटलांटिक में, पश्चिमी अटलांटिक में, वेस्ट अटलांटिक में मिलती है। और वेस्ट अटलांटिक में कौन सा क्षेत्र है? वहां पर क्षेत्र है कैरेबियन क्षेत्र, कैरेबियन क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या है? ये हॉक्सबिल कछुआ सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया के पास भी मिलता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। और 15वें का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ओडिशा के तट पर, ठीक है। भारत में कहाँ पर मिलता है? ओडिशा के तट पर, ठीक है। ओडिशा के तट के अलावा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार हो गया और सर्वाधिक पश्चिमी अटलांटिक के कैरेबियन क्षेत्रों में ये मिलता है। तो 15वें का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं लगातार। वर्तमान में राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? वर्तमान की बात हो रही है 2022 की। तो वर्तमान में राजस्थान में टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में टाइगर रिजर्वों की संख्या है 4। वर्तमान में टाइगर रिजर्वों की संख्या है 4। कौन कौन से है? पहला हो गया रणथंबोर, रणथंबोर। दूसरा हो गया सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तीसरा हो गया मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। इसके अलावा जो नंबर 4 है वो हाल ही में बना है, 2021 में घोषित हो चुका था और हाल ही में बना है। वो कौन सा है? रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी को रणथंबोर के टाइगर्स का जच्चा घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रणथंबोर के टाइगर्स का जच्चा घर कहा जाता है किसी? रामगढ़ विषधारी को, ठीक है। सबसे पहले ये बना था रणथंबोर टाइगर रिजर्व 1973, 1973 जब भारत के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट आया था उस टाइम पर, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है वर्तमान में? 4 टाइगर रिजर्व है। कहाँ कहाँ पर? रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी। अगर आप लोग इनके लिखना चाहो तो ये भी लिख लेना 1978, 79। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स जो बना था वो बना था 2013 में टाइगर रिजर्व बना था, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स 2012 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान बना था और 2013 के अंदर टाइगर रिजर्व बना था। और रामगढ़ विषधारी 2021 में घोषित हो चुका था, लेकिन वर्तमान में 2-4 दिन पहले ही इसे मान्यता दी गई है। इसका जो बफर एरिया है वो वर्तमान में जारी किया जा चुका है, ठीक है। आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी इसके बारे में, ठीक है। तो ये 4 टाइगर रिजर्व हो गए। तो 16वें का जो राइट आंसर होगा वो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी है। परुष्णी, कौन सी नदी है जिसका प्राचीन नाम क्या है, परुष्णी है। तो परुष्णी किसका नाम है, तो अपन देखते हैं कि नदियों के नाम यहाँ पर चेनाब दे रखा है, ठीक है। चेनाब का जो पुराना नाम है वो है अश्किनी। कौन सा है, अश्किनी। इसके अलावा जो व्यास है, व्यास का जो पुराना नाम है वो विपाशा। क्या है, विपाशा। इसके अलावा सतलज, सतलज का जो प्राचीन नाम है वो है शतुद्री। शतुद्री, ठीक है। इसके अलावा व्यास हो गया। इसके अलावा घग्गर नदी है, रावी। चेनाब, व्यास, सतलुज, रावी। रावी का जो प्राचीन नाम है वो है परुष्णी। परुष्णी, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा घग्गर नदी का, घग्गर नदी का प्राचीन नाम है दृशद्वती। दृशद्वती, ठीक है। इसके अलावा गंडक का पुराना नाम है सदानीरा। गंडक का पुराना नाम है सदानीरा। तो अपने को पूछा क्या था कि परुष्णी कौन सी नदी का प्राचीन नाम है, तो परुष्णी नदी कौन सी किसका प्राचीन नाम है, तो रावी नदी का परुष्णी प्राचीन नाम है। इसके अलावा चेनाब का अश्किनी, व्यास का विपाशा, सतलुज का शतुद्री, घग्गर का दृशद्वती, गंडक का सदानीरा। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो हो गया रावी। तो रावी कौन से ऑप्शन में है, रावी है अपने ऑप्शन नंबर बी में। तो 17वें का क्या राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसके अलावा इन पांचों नदियों में एक और बचती है झेलम। झेलम का भी देख लीजिए आप लोग। झेलम का जो प्राचीन नाम है वो है वितस्ता। झेलम का जो प्राकृतिक नाम है वो क्या, वो प्राकृतिक क्या, प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता नाम है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है, देखिएगा आप लोग। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास दार्जिलिंग परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और कृष्ण सागर परियोजना, ठीक है। ये 4 परियोजनाओं के नाम हैं आप लोगों के पास, और इनमें से आप लोगों को बताना है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना कौन सी है। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना के नाम में आता है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, कौन सी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ये दामोदर घाटी जो परियोजना है वो अमेरिका की एक नदी है, टेनेसी। अमेरिका की टेनेसी, तो वहाँ पर ये योजना बनाई गई थी। अमेरिका की टेनेसी योजना के मॉडल पर इस अमेरिका की टेनेसी योजना के आधार पर बनी है कौन सी योजना, दामोदर घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है ये। और ये कब आई थी, ये आई थी 1948 में। कब आई थी, 1948 में। कौन सी, दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी के आधार पर बनी थी, कौन सी टेनेसी योजना की अमेरिका की टेनेसी योजना के आधार पर बनी थी। उसी का मॉडल यहाँ पर अपनाया गया था, तो दामोदर घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कि कौन सी नदी है जो गोदावरी नदी की सहायक नदियों में नहीं आती है। तो अपने पास जो अमरेली नाम दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, अमरेली, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा पैनगंगा, वैनगंगा, इसके अलावा प्राणहिता, प्राणहिता, ये सभी क्या है, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यहाँ लिख लीजिएगा गोदावरी की सहायक नदी, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, पैनगंगा, वैनगंगा और प्राणहिता। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने कि आलिया बेत निम्न में से कौन से स्थान पर है। कौन सा बेत, आलिया भट्ट नहीं है ये, ठीक है, याद रखना, कहीं आप लोग आलिया भट्ट याद कर लो। ये है आलिया बेत या आलिया बेट,
ये कौन से स्थान पर है? तो आलिया बेट, ये बता दूं मैं आप लोगों को कि यह आलिया बेट जो है वो भारत के पास ही है, भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर ही है। और ये आलिया बेट जो है वो एक द्वीप है। क्या है? आलिया बेट एक क्या है? द्वीप है। और आलिया बेट द्वीप कहाँ पर है? ये है नर्मदा नदी के मुहाने पर, नर्मदा नदी के मुहाने पर। कहाँ पर है? नर्मदा नदी के मुहाने पर। और कौन सी खाड़ी में? ये खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। तो आलिया बेट कौन से स्थान पर है? गुजरात के नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में। और क्या है आलिया बेट? एक प्रकार का द्वीप है, ठीक है। आगे ये बात समझ में? आलिया बेट खंबात की खाड़ी के पास स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर है? गुजरात के तट पर, गुजरात के तट पर क्या है? आलिया बेट द्वीप है, नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी के पास। आगे बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि ICAR, एक मिनट रुकिएगा, ICAR ने मृदा की और भारत की मृदा को कितने प्रकारों में विभाजित किया? ICAR, ठीक है। इसका नाम है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंपीरियल, 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 इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इसका पूरा नाम है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या इसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी कह सकते हैं आप लोग। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। स्थापना कब हुई थी? 1929 में। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो ये जो संस्था थी इसने भारत की मृदा को विभाजित किया था 8 भागों में। कितने भागों में विभाजित किया था? 8 भागों में किया जाता। किसने? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कब स्थापना हुई थी? 1929 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कितने भागों में बांटा भारत की मृदा को? 8 भागों में बांटा था। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है। दोस्तों क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अपन आज, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र? तिरुवनंतपुरम है। इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 21 नवंबर 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान में निदेशक कौन है? यह भी पूछ सकता है आप लोगों को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो वर्तमान में निदेशक है वो है उन्नी कृष्णन नायर, उन्नी कृष्णन नायर। इसके वर्तमान में जो निदेशक है वो कौन है? उन्नी कृष्णन नायर, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो तिरुवनंतपुरम में है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो गया। 23वीं का ऑप्शन नंबर 22वीं का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि काला संगमरमर कौन से प्रदेश का प्रसिद्ध है? हाँ भाई, काला संगमरमर कौन से प्रदेश का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में संगमरमर सर्वाधिक पाया जाता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग वेराइटी के संगमरमर पाए जाते हैं, जैसे सफ़ेद दूधिया मकराना में हो गया, बादामी जोधपुर में हो गया, काला भैंसलाना जयपुर में हो गया। तो काला कहाँ पर पाया जाता है? काला पाया जाता है भैंसलाना, भैंसलाना
जयपुर। कहाँ पर है? काला भैंसलाना जयपुर। ठीक है। इसके अलावा खेरवाड़ा उदयपुर में पाया जाता है। खेरवाड़ा उदयपुर में पाया जाता है हरा संगमरमर। कौन सा संगमरमर? हरा संगमरमर। इसके अलावा पीला संगमरमर जो मिलता है वो पीथला गांव है जैसलमेर का। कौन सा गांव है? पीथला गांव। कहाँ का? जैसलमेर का पीथला गांव है। इसके अलावा सतरंगा जो मार्बल है या संगमरमर है वो पाया जाता है अपने पाली में। और पाली का कौन सा स्थान है? वो खगदरा। पाली का कौन सा स्थान है? खगदरा स्थान है, या खंडदरा भी कह सकते हैं। खंडदरा स्थान है कहाँ का? पाली का। वहाँ पर सतरंगा मार्बल, वहाँ का सतरंगा जो संगमरमर है वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा जोधपुर का भी मैंने बताया था। जोधपुर का कौन सा संगमरमर प्रसिद्ध है? वो है बादामी रंग का। ठीक है। इसके अलावा जालोर का जो प्रसिद्ध है वो है गुलाबी। जालोर का कौन सा है? गुलाबी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के। तो काला संगमरमर कहाँ पर मिलता है? भैंसलाना जयपुर में। खेरवाड़ा उदयपुर में। हरा संगमरमर, पीला संगमरमर पीथला जैसलमेर में। सतरंगा संगमरमर खंडदरा पाली में। जोधपुर में मिलता है बादामी संगमरमर, और जालौर में मिलता है गुलाबी संगमरमर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, भैंसलाना जयपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग देखिए और राइट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान से पढ़िएगा कि गुणात्मक वितरण मानचित्र बनाने के लिए, ठीक है, एक तो होता है क्वालिटेटिव मानचित्र, एक होता है क्वांटिटेटिव मानचित्र। तो यहाँ पर कौन से मानचित्र के बारे में पूछा गया अपने लोगों को कि क्वालिटेटिव मानचित्र बनाने के लिए निम्न में से कौन सा मानचित्र तकनीक उपयोग में ली जाती है? क्वालिटेटिव, गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक। क्वांटिटेटिव में क्या होता है? संख्यात्मक होता है। क्वांटिटेटिव क्या होता है? संख्यात्मक। क्वांटिटेटिव होता है संख्यात्मक, जिसमें संख्याएं दर्शाई जाती है। गुणात्मक के में संख्याएं नहीं दर्शाई जाती है। तो इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन है वृत्त आरेख मतलब पाई डायग्राम। इसमें संख्याएं दर्शाई जाती है। 40% हो गया, 50% हो गया, 5% हो गया, ये 5% हो गया, ऐसे संख्याएं दर्शाई जाती है। तो ये तो भाई साहब संख्यात्मक हो गया, मतलब क्वांटिटेटिव हो गया। दूसरा है कोरोक्रोमेटिक, ये बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है कोरोस्कीमेटिक। ये जो है इसमें क्या दर्शाए जाते हैं? इसमें स्कीम्स, प्रतीक दर्शाए जाते हैं। क्या दर्शाए जाते हैं? प्रतीक दर्शाए जाते हैं। तो इसमें प्रतीक दर्शा सकते हैं कि 1000 के लिए कौन सा प्रतीक यूज करेंगे, 10,000 के लिए कौन सा प्रतीक यूज करेंगे। इसके अलावा बिंदु मानचित्र भी क्या है? एक संख्यात्मक मानचित्र है कि एक बिंदु का मतलब 10,000 व्यक्ति हो गए, 2 बिंदुओं का मतलब 20,000 व्यक्ति हो गए, एक बिंदु का मतलब 100 व्यक्ति हो गए। तो ये भी संख्यात्मक हो गया। नेक्स्ट है कोरोक्रोमेटिक जो मानचित्र है वो गुणात्मक मानचित्र है। कौन सा मानचित्र है? गुणात्मक मानचित्र है, क्योंकि इसमें किसका यूज किया जाता है? इसमें किया जाता है रंगों का यूज किया जाता है। इसमें किसका यूज किया जाता है? रंगों का यूज किया जाता है प्राकृतिक चीजों को दिखाने के लिए, पर्वतों को, पहाड़ों को। ठीक है, इनका उपयोग दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कोरोक्रोमेटिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है। मृदा को दिखाने के लिए गुणात्मक यानी कि कोरोक्रोमेटिक का उपयोग किया जाता है। तो कोरोक्रोमेटिक क्या है? गुणात्मक मानचित्र है। इसके अलावा बार ग्राफ, ये कोरोस्कीमेटिक और ये जो आप लोग बिंदु मानचित्र बोलते हैं, ये सभी क्या है? संख्यात्मक मानचित्र है। तो 24वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, एक बात याद रखना आप लोग कि जब जनसंख्या घनत्व को दर्शाएंगे, दो चीजें होती है, एक तो जनसंख्या घनत्व होता है और एक जनसंख्या वितरण होता है। तो जनसंख्या वितरण जब दर्शाएंगे तो बिंदु मानचित्र का उपयोग करेंगे, डॉट मैप का उपयोग करेंगे। लेकिन जब जनसंख्या घनत्व को दर्शाते हैं तो कोरोप्लेथ मानचित्र का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कोरोप्लेथ मानचित्र का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास की प्रक्रिया को सतत विकास के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कि क्या है? विकास तो करेंगे, समावेशी विकास करेंगे,
लेकिन किसके साथ करेंगे? सतत विकास करेंगे। किसके साथ करेंगे? सतत विकास करेंगे। सतत विकास क्या होता है कि बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए किया गया विकास क्या होता है? सतत विकास होता है। तो ये कौन सी योजना के पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो वो पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? दो तरह की कंपनियां होती हैं, महारत्न कंपनियां और एक होती है नवरत्न कंपनियां। तो वर्तमान में जो भारत में महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या है वर्तमान में 11। उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 11। और नवरत्न कंपनियों की संख्या है 13। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 13। आज से एक साल पहले ये संख्या थी 10 और ये संख्या थी 14 है। तो महारत्न कंपनी बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो किस प्रकार की कंपनी होनी चाहिए? नवरत्न कंपनी होनी चाहिए। तो वर्तमान में एक कंपनी का नाम है पावर फाइनेंस कंपनी। पावर फाइनेंस कंपनी, पावर फाइनेंस कंपनी। ये नवरत्न कंपनियां 14 थी पहले, लेकिन वर्तमान में कितनी रह गई है? 13 रह गई है। क्योंकि यहाँ की एक कंपनी पावर फाइनेंस कंपनी, इसको कौन सी कंपनी बना दिया गया है? महारत्न कंपनी बना दिया गया है। इसलिए वर्तमान में जो महारत्न कंपनियों की संख्या है वो 11 है और नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 13 है। ये पहले थी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि वह औसत आयु जिस पर विश्व के मानव की मृत्यु हो जाती है, यानी कि किसी भी मानव की मृत्यु, विश्व का मानव ले लो चाहे भारत का मानव देख लो आप लोग, ठीक है, उनकी एक औसत आयु निर्धारित की जाती है। विश्व के मानव की एक औसत आयु निर्धारित की जाती है। उस औसत आयु को कहा क्या जाता है? तो उस औसत आयु को कहा जाता है जीवन प्रत्याशा। क्या कहा जाता है? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा। और वर्तमान में लगभग विश्व की लगभग कितनी एज है? 72.8 वर्ष। विश्व की जीवन प्रत्याशा लगभग कितनी है वर्तमान में? 72.8 वर्ष है। वर्तमान में विश्व की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 72.8 वर्ष। यानी कि औसतन विश्व का व्यक्ति कितने वर्ष जीता है? 72.8 वर्ष जीता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 27वें का वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने की कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा इनमें से कौन से क्षेत्र से नहीं गुजरती है? निम्न में से कौन से देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? तो भाई कर्क रेखा पर कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। तो इनमें देखिए आप लोग, मैक्सिको क्या है? कर्क रेखा पर स्थित है। हाँ भाई सही बात है, कर्क रेखा पर स्थित है, क्योंकि ब्राज़ील से भूमध्य रेखा गुजरती है और ब्राज़ील से ऊपर की तरफ अगर जब अपन नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाएं तो मैक्सिको में क्या आती है? कर्क रेखा आती है। हाँ भाई ठीक है। भारत में सबको पता है, भारत में कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री। ठीक है, कर्क रेखा वैसे 23.5 डिग्री होती है। ठीक है, इसके अलावा चाइना जो है, चाइना से भी कर्क रेखा गुजरती है। याद रखना, चीन से भी कर्क रेखा गुजरती है। चीन इतना ही नहीं है, अपने ऊपर नहीं है, इतना ऐसे अपने तरफ आ रखा है। तो चीन से भी क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। याद रखना इसका है। ठीक है, तो इसके अलावा कौन सा ऑप्शन बचा अपने पास? वो है अपने पास इक्वेडोर। इक्वेडोर कौन सा देश है? इक्वेडोर। और इक्वेडोर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अपन कह सकते हैं इक्वेडोर दक्षिणी अमेरिका का एक क्षेत्र है।
ठीक है। तो वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी क्योंकि दक्षिण अमेरिका से कर्क रेखा नहीं गुजरती, कर्क रेखा दक्षिण के भाग में है, ठीक है। ठीक है, तो इक्वेडोर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो 28वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चाइना से कर्क रेखा गुजरती है, याद रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या चाइना से कर्क रेखा गुजरती है, तो हाँ, चाइना से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सी तारीख के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। ठीक है, ये 3 रेखाएं अपने पास, ठीक है। कौन कौन सी रेखा? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, इसके अलावा मकर रेखा। मकर रेखा, इन तीनों पर सूर्य जाता है, ठीक है। ये सूर्य के जाने के अंतिम बिंदु है, यहाँ से आगे सूर्य नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ तक जाते ही सूर्य फिर से रिटर्न होने लगता है, ठीक है। तो 3 रेखाएं हैं, तो कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है? तो कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है 21 जून को। कब चमकता है? 21 जून को, लास्ट पॉइंट है। फिर क्या होगा? सूर्य नीचे की तरफ जाएगा और लास्ट में कितनी तारीख आएगी? 23 सितंबर। कितनी तारीख आएगी? 23 सितंबर। 23 सितंबर को ये पहुंचेगा कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। लेकिन अपने को पूछा क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कब प्रवेश करता है, लेकिन 23 सितंबर के बाद में तो सूर्य क्या कर रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। और मकर रेखा पर कब जाएगा? वो जाएगा 22 दिसंबर को। कब जाएगा? 22 दिसंबर को। ये लास्ट दिन हो गया। अब 22 दिसंबर के बाद सूर्य फिर से उत्तरी गोलार्ध की तरफ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ हिट करेगा? वो हिट करेगा भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा पर हिट करेगा 21 मार्च को। कब करेगा? 21 मार्च को। यानी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार चमकता है और कर्क रेखा और मकर रेखा पर एक एक बार। तो 21 मार्च के बाद क्या होता है? सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है। तो अपने को क्वेश्चन भी पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सी तारीख के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है? तो 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर अपना राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो गया। 21 मार्च के बाद सूर्य भूमध्य रेखा को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है और 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है। आ रही है बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 29वें का ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है कि मिलानी वर्तमान में भारत को कितने भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है? वर्तमान में भारत को कितने भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है? तो पहले क्या किया गया था? भूकंपीय जोन कितने बताए थे? 5 जोन बताए थे। लेकिन वर्तमान में पहला और दूसरा ये जो भूकंपीय जोन है इनको मर्ज कर दिया गया, इनको जोड़ दिया गया है। तो वर्तमान में कितने भूकंपीय जोन है? 4 जोन है। कितने जोन है? 4 जोन है। भूकंपीय जोन कितने हैं? 4 जोन है। कौन कौन से? जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, ठीक है। तो ये किस प्रकार से है? तो जोन 2 है वो है कम तीव्रता वाला, कम तीव्रता वाला, कम तीव्रता वाला है। इसका जो इंटेंसिटी स्केल है, इंटेंसिटी स्केल कौन सा होता है? मर्केली स्केल होता है। इंटेंसिटी स्केल कौन सा होता है? वो मर्केली होता है। तीव्रता स्केल कौन सा होता है? मर्केली स्केल होता है। तो जोन सेकंड की जो तीव्रता है वो होती है 6 से कम, 6 या 6 से कम होगी, ठीक है। जोन नंबर 3 जो है, वैसे दूसरा कह सकते हैं, इसे बोलते हैं मध्यम तीव्रता वाला, मध्यम तीव्रता वाला जोन कहते हैं। और इसकी जो इंटेंसिटी स्केल पर जो तीव्रता है वो होगी 7, ठीक है। इसके अलावा जो 4th है उसे बोलते हैं गंभीर तीव्रता वाला, गंभीर तीव्रता वाला। इसकी जो इंटेंसिटी पर स्केल है वो होगी 8 पर। लगभग कितनी होगी? मर्केली स्केल 8 पर होगी। इसके बाद में जो लास्ट है वो है गंभीर, सब क्या बोलते हैं? बहुत गंभीर, बहुत गंभीर तीव्रता वाला, ठीक है। और इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो होगी 9 और 9 से ज़्यादा, 9 और 9 से ज़्यादा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो वर्तमान में भारत को कितने जोनों में बांटा गया है? तो वर्तमान में भारत को जोनों में बांटा गया है, 4 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर अपना राइट आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया अपना, ठीक है।
वर्तमान में 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं अपन लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आप लोगों के सामने आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए करिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप लोग। 30 क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले तो और आगे मैं आप लोगों को इससे भी अच्छे अच्छे जो लैब असिस्टेंट के लिए उपयोगी है वो क्वेश्चन आप लोगों को करवा सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मिलान कीजिए, समुद्री लवण है और मात्रा प्रतिशत है। कौन कौन से है? सोडियम क्लोराइड, एक तो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा है? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। इसके अलावा है मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और इसके अलावा एक और है सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड कौन सा है? मैग्नीशियम क्लोराइड, समझिएगा आप लोग। तो इसकी प्रतिशत का मिलान करना है, तो यहाँ पर दे रखा है 77%, ये प्रतिशत में है यानी कि 100% में से, ठीक है। वो ग्राम में था, 35 ग्राम में से कितने ग्राम था, ठीक है। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड है वो आप लोगों को दे रखा है 10.9%। और ये मैग्नीशियम सल्फेट है वो एक है 3.7%, 3.7%। इसके अलावा नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट 3.4%। तो ये जो है इनका मिलान करना है, तो सबसे ज़्यादा अपने महासागरीय लवणता में सबसे ज़्यादा तो प्रतिशत मिलता है वो किसका मिलता है? सोडियम क्लोराइड का, भाई ये तो मिला हुआ है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है कैल्शियम क्लोराइड, कितना प्रतिशत मिलता है? लगभग 10.9%, तो ये भी सही है। मैग्नीशियम सल्फेट है वो तीसरे नंबर पर आता है, वो कितना ग्राम होता है, सॉरी कितना प्रतिशत है? 3.7%, तो ये भी सही है। और कैल्शियम सल्फेट 4 नंबर पे आता है 3.4। तो मिलान इसका किया हुआ है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड 77%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 3.7% और कैल्शियम सल्फेट 3.4% समुद्री लवणता में पाए जाते हैं। तो ये मिले हुए हैं, ठीक है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो ये चारों ही सही है, आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन कुछ ज़्यादा बड़े हो गए थे, स्क्रीन में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिए, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन कर लीजिएगा, 1 2 3 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा मान लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन था वो लवणता में से था, लवणता आप लोगों को टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस सतह का एल्बिडो सबसे ज़्यादा है? एल्बिडो, एल्बिडो, एल्बिडो हमेशा किसका होता है? सतह का होता है। किसका होता है? सतह का। मतलब कितनी विकिरण मात्रा, कितना प्रकाश उस सतह पर पड़ रहा है और उस 100% प्रकाश में से कितना प्रतिशत प्रकाश वापस से रिटर्न रिफ्लेक्ट हो रहा है, इससे क्या बोलते हैं? एल्बिडो। वापस लौट करके कितना जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो एल्बिडो होता है वो नवीन हिम आवरण होता है, उसका सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है, क्योंकि इस पर जैसे ही सूर्य की किरणें गिरेगी फिर से वह सूर्य की किरणें परावर्तित हो जाएगी, ये सतह चिकनी होती है। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो कौन सी सतह का हुआ? नवीन हिम आवरण का हुआ। कितने प्रतिशत एल्बिडो होता है इसका प्रतिशत होता है 75 से 95% इसका एल्बिडो होता है। ये एल्बिडो याद भी रखना है, नवीन हिम आवरण का एल्बिडो कितना होता है? 75 से 95% होता है। नंबर 2 है गहरे बादल, गहरे बादलों का जो एल्बिडो होता है वो होता है 70 से 80%, 70 से 80%। इसके अलावा घास का एल्बिडो भी पूछा जाता है, मिलान में पूछा जाता है, ठीक है, कि मिलान कीजिए। नवीन हिम आवरण का एल्बिडो 75 से 95, गहरे बादल का 70 से 80%, घास का जो एल्बिडो होता है वो 14 से 37% होता है। इसके अलावा जल का जो होता है एल्बिडो वो कम होता है, जल का एल्बिडो होता है वो होता है केवल
3%। तो सर्वाधिक एल्बिडो किसका हुआ? नवीन हिम आवरण का 75 से 95%, गहरे बादल का 70 से 80%, घास का हुआ 14 से 37% और जल का हुआ 3%। इनको याद रखिएगा, मिलान में कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 32वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नवीन हिम आवरण का एल्बिडो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, फियोर्ड तट का निर्माण कौन सा कारक, फियोर्ड तट के निर्माण में कौन सा कारक सहायक है? तो तट रेखाएं आप लोगों ने पढ़ी होगी, जैसे रिया तट हो गया, रिया तट हो गया, फियोर्ड तट हो गया, कौन सा तट हो गया? फियोर्ड तट हो गया। इसके अलावा डाल्मेशियन तट होता है, डाल्मेशियन तट होता है। ये अलग अलग तट रेखाएं होती है। तो आप लोगों को पूछा गया है कि ये फियोर्ड तट जो है वो कौन सा कारक है उसको निर्माण में सहायक है। तो रिया तट जो है वो नदी के कारण उत्पन्न होता है। तटीय क्षेत्र में होता है, ये सागरीय तटीय क्षेत्रों में तट होता है ना, ठीक है। लेकिन किसके कारण बनता है? ये नदी के कारण बनता है। और फियोर्ड तट जो बनता है वो ग्लेशियर के कारण बनता है, ग्लेशियर या हिम के कारण। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो 33वें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो फियोर्ड तट में कारक कौन सा है? ग्लेशियर है। रिया तट में कारक कौन सा है? नदी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये आप लोग जब जो प्राकृतिक जो क्या है वो आकृतियां हैं ना, जिनमें ग्लेशियर से निर्मित आकृतियां हैं, नदियों से निर्मित स्थलाकृतियां हैं, पवनों से निर्मित स्थलाकृतियां हैं, या फिर आप लोग कह सकते हो सागरीय लहरों से जो स्थलाकृतियां हैं, उनमें ये एक टॉपिक है। ठीक है, तटीय रेखाएं, समुद्र तटीय रेखाएं। ठीक है, उनमें से तटीय रेखाएं आप लोगों को पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो जल्दी से खत्म करेंगे अपन इसको। ठीक है, तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त सब लोगों को रट गया है। कौन सा गर्त? मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच में कौन सा गर्त है? मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है और इसकी जो गहराई है वो है 11,033 मीटर। किलोमीटर नहीं है, कितनी है? 11,033 मीटर। इसके अलावा ऑप्शन में यहाँ दिया गया है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त, मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। सुंडा गर्त जो है वो हिंद महासागर में है और इसकी गहराई है 7,290। अलग अलग किताबों में ये जो गहराई है वो आप लोगों को अलग अलग मिल सकती है। ये 11,033 की जगह 11,022 भी मिल सकती है आप लोगों को। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, 11,033 या 22 में से कोई सी भी याद कर लेना है। ठीक है, आप लोगों को सुंडा गर्त की गहराई 7,920, ये हिंद महासागर में है। कहाँ पर है? हिंद महासागर में है। इसके अलावा ऑप्शन में दे रखा है करमाडेक गर्त, करमाडेक ट्रेंच या गर्त। ठीक है, ये भी कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर का कौन सा भाग? दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है, करमाडेक गर्त है प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, और इसकी गहराई है 10,047 मीटर, 10,047 मीटर। ठीक है, इसके अलावा एक नरेश गर्त भी दे रखा है। कौन सा गर्त? मैं यहाँ लिख देता हूँ, नरेश गर्त, नरेश गर्त, या इसका दूसरा नाम भी आप लोग कह सकते हो प्यूर्टो रिको। कौन सा गर्त? प्यूर्टो रिको गर्त। और ये है आपके अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में है और इसकी गहराई जो है वो है 8,800 मीटर, 8,800 मीटर। तो विश्व का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है, गहराई 11,033 मीटर। इसके अलावा सुंडा गर्त हिंद महासागर में 7,090 मीटर, 7,290 मीटर। करमाडेक गर्त दक्षिण प्रशांत में 10,047 मीटर। इसके अलावा नरेश गर्त प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर में 8,800 मीटर। ठीक है, तो 34वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मेरियाना गर्त। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर जो 35 है वो है आप लोगों के सामने कि निम्न में से
कौन सा दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला शीतोष्ण घास प्रदेश है? शीतोष्ण, कौन सा घास प्रदेश बताना है अपने को? शीतोष्ण घास प्रदेश। एक तो होता है शीतोष्ण घास प्रदेश और एक होता है उष्ण घास प्रदेश, ठीक है, उष्ण घास प्रदेश, ठीक है, या उपोष्ण घास प्रदेश भी कह सकते हैं इसे, ठीक, उष्ण घास प्रदेश। तो ये जो देखिए इनमें से ऑप्शन में दिया गया है आप लोगों को कि शीतोष्ण घास प्रदेश बताना है। कहाँ का शीतोष्ण घास प्रदेश बताना है? दक्षिणी अमेरिका का शीतोष्ण घास प्रदेश बताना है। तो दो चीजें हैं वहां पर, एक तो है कंपास और एक है पंपास। एक तो है पंपास और एक है कंपास। ये पंपास जो है वो है शीतोष्ण घास प्रदेश, अर्जेंटीना में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? अर्जेंटीना या अर्जेंटीना में मिलता है पंपास शीतोष्ण घास प्रदेश। तो कंपास वहाँ पर ब्राज़ील में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ब्राज़ील में मिलता है। लेकिन कंपास वहाँ पर जो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, कौन सा है? उष्ण घास या उपोष्ण घास प्रदेश भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से दे रखे हैं? इसके अलावा सवाना दे रखा है, सवाना। सवाना का दूसरा नाम है सूडान घास, सूडान घास प्रदेश। और ये कहाँ मिलता है? ये अफ्रीका में मिलता है, ठीक है। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं है, ये उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास है। याद रखिएगा, सवाना शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं, सवाना उष्ण कटिबंधीय है। कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है, सर्वाधिक सूडान प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए सूडान घास भी कहा जाता है। इसके अलावा वेल्ड्स ऑप्शन में दे रखा है। तो वेल्ड्स क्या है? ये एक प्रकार का शीतोष्ण घास है, ठीक है, शीतोष्ण घास है। और ये पाया जाता है दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिणी अफ्रीका में। इसके अलावा आप लोगों को दे रखा है कैंटरबरी घास का प्रदेश। ये भी शीतोष्ण घास प्रदेश है, शीतोष्ण घास प्रदेश है। और ये पाया जाता है न्यूजीलैंड में। कहाँ पर पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। तो आप लोगों को कौन सा पूछा गया है कि दक्षिणी अमेरिका में कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश मिलता है? तो दक्षिणी अमेरिका में मिलता है पंपास घास प्रदेश, शीतोष्ण घास प्रदेश, ठीक है। तो अपना जो राइट आंसर होगा 35 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य घास प्रदेश देख लीजिए आप लोग कौन कौन से हैं। 35वां क्वेश्चन, 36वां देखते हैं अपन। इसके अलावा घास प्रदेश देखो, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी हो गया, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो गया। इसके अलावा जो एशियाई प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पर हो गया साइबेरिया के पास स्टेपी घास प्रदेश। अफ्रीका में वेल्स हो गया। नॉर्थ अमेरिका में जो है वो है प्रेयरी घास प्रदेश। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में जो है वो है पंपास घास प्रदेश। ये शीतोष्ण घास प्रदेश है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि तुजू दर्रा भारत के कौन से क्षेत्र में है? कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा भारत के कौन से क्षेत्र में है? ऑप्शन है आपके पास उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग तो भाई राजस्थान में अरावली वाला आ गया, ठीक है। उत्तरी भाग कश्मीर वाला आ गया, ठीक है भाई। और दक्षिणी भाग, दक्षिण में पलक्कड़ वगैरह गेप आ गए। बचा कौन सा? उत्तर पूर्वी भाग बचा। तो उत्तर पूर्वी भाग में ये दर्रा पाया जाता है। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा पाया जाता है। और ये तुजू दर्रा है कहाँ? ये है मणिपुर के दक्षिण पूर्व में, मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर। कहाँ पर है? म्यांमार की सीमा पर, ठीक है। तो तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर के दक्षिण पूर्व में है। कहाँ पर है? म्यांमार की सीमा में। तो तुजू दर्रा कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मिलता है। तो 36वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 36वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बंगाल 27 नहीं है यार, ये 37 है। 36 हो गया ना, 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है बंगाल में सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार के वन है? बंगाल में कौन से वन पूछे गए हैं अपने को? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो वन है, सुंदरवन डेल्टा, ये जो है वो किस प्रकार के वन है, ठीक है। तो ये जो वन है वो डेल्टाई वन है। किस प्रकार के वन है? डेल्टाई वन है। लेकिन ऑप्शन में तो अपन लोगों को दे ही नहीं रखा कि भाई डेल्टाई वन है। तो ऑप्शन में अपने को क्या दे रखा है? वो दे रखा है अनूप वन।
अनूप वन। तो डेल्टाई वनों को अनूप वन भी कहा जाता है। याद रखना, सुंदरवन के जो वन है वो नहीं क्या कहा जाता है, अनूप वन कहा जाता है, डेल्टाई वन कहा जाता है, या दलदली वन भी कह सकते हैं इन्हें, दलदली वन भी कह सकते हैं। इसके अलावा इन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट या वन भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन मिलते हैं, अनूप वन मिलते हैं। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 नहीं 37 है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हिमालय क्षेत्र के पर्वतीय वनों में अल्पाइन वन कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं। हिमालय क्षेत्र के पर्वतीय वनों में अल्पाइन वन कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं। तो अल्पाइन वनों की ऊंचाई याद रखनी है आप लोगों को, 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर, 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। कौन से वन, अल्पाइन वन, अल्पाइन वन हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, आ रही है बात समझ में। जो 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से कौन से विद्वान ने प्रकृति की एकता के बारे में बताया। किसकी एकता, प्रकृति की एकता, प्रकृति की एकता के बारे में किसने बताया। यूनिटी इन नेचर, यूनिटी इन नेचर। ठीक है, तीन चीजें हैं, यूनिटी इन नेचर, इसके अलावा एकता में अनेकता, एकता में अनेकता, एक ये कॉन्सेप्ट भी था ज्योग्राफी में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, और इसके अलावा था पार्थिव एकता, पार्थिव एकता, पार्थिव एकता, टेरेस्ट्रियल यूनिटी, टेरेस्ट्रियल यूनिटी। ये तीन कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में। ठीक है, मानव भूगोल में ये तीन कॉन्सेप्ट है, प्रकृति की एकता, यूनिटी इन नेचर, एकता में अनेकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पार्थिव एकता, टेरेस्ट्रियल यूनिटी। ये तीनों कॉन्सेप्ट है। अपने को पूछा गया है कि यूनिटी इन नेचर किसके द्वारा दिया गया है, तो यूनिटी इन नेचर दिया गया है हम्बोल्ट के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया है, हम्बोल्ट के द्वारा बताया गया है। और इसके अलावा एकता में अनेकता, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी बताया गया है, ये रीटर महोदय के द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता, रीटर के द्वारा। और पार्थिव एकता बताया गया है ब्लाश के द्वारा। किसके द्वारा, ब्लाश के द्वारा बताया गया है। तो पार्थिव, प्रकृति की एकता, प्रकृति मतलब हम्बोल्ट, अनेकता मतलब रीटर, और पार्थिव का मतलब ब्लाश। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि प्रकृति की एकता किसने बताई थी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, दोस्तों अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। एंथ्रोपोजियोग्राफी, 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 हिंदी में कहे तो इसे मानव भूगोल कह सकते हैं आप लोग। एंथ्रोपोजियोग्राफी या मानव भूगोल ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो मानव भूगोल एंथ्रोपोजियोग्राफी वो जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया, रेटजेल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, रेटजेल के द्वारा। क्या ये सही है, रेटजेल के द्वारा। ठीक है, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया, रेटजेल के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा जो हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया था, हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया था कॉस्मोस। कौन सा लिखा गया था, कॉस्मोस, ये हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया था। और एंथ्रोपोजियोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया था, रेटजेल के द्वारा लिखा गया था। तो 40वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार
कौन सी अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कही जाती है? जनसंख्या, ये जो जनांकी के संक्रमण सिद्धांत दिया था ये डब्ल्यू थॉम्सन ने दिया था। थॉम्सन महोदय ने दिया था। कब दिया था? ये दिया था 1929 में। 1929 में। इसके अलावा 2-3 वैज्ञानिक और थे, ठीक है। इन्होंने तो क्या बताया था? जनांकी के संक्रमण की 3 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 3 अवस्थाएं बताई थी। तो जनांकी के संक्रमण की कौन सी अवस्था को विस्फोट की अवस्था कहा जाता है? तो जनांकी के संक्रमण की जो दूसरी अवस्था है, द्वितीय अवस्था, इसे क्या कहा जाता है? विस्फोट की अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था कहा जाता है? विस्फोट की अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? प्रथम अवस्था में क्या होता है? जन्म दर भी क्या होती है? उच्च होती है, ठीक है। और मृत्यु दर भी क्या होती है? उच्च होती है। मतलब जन्म लेते हैं तो मरते भी हैं। तो जनसंख्या क्या रहेगी? स्थिर गति से बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। बढ़ेगी तो सही, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जितने जन्म ले रहे हैं उतने मर भी रहे हैं, ठीक है। जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। लेकिन दूसरी अवस्था में क्या होता है? ये जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर ये कम होने लग जाती है, ये डाउन आ जाती है भाई। जहाँ पर पहले 100 व्यक्ति एक दिन में मरते थे, वहाँ पर ये धीरे धीरे 70 हो जाएंगे, फिर ये 60 हो जाएंगे। मतलब जन्म तो ज़्यादा हो रहा है और जन्म दर कैसी रहती है? उच्च रहती है। मतलब जन्म तो ज़्यादा रहे हैं और मर कम रहे हैं, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जनसंख्या का विस्फोट हो जाएगा। तो दूसरी अवस्था को क्या कहा गया है? जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा गया। किसके अनुसार? जनांकी के संक्रमण सिद्धांत के अनुसार, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अनुसार। किसने दी थी? डब्ल्यू थॉम्सन ने दी थी 1929 में। कितनी स्टेज बताई थी इन्होंने? 3 स्टेज बताई थी। इसके अलावा सीपिल ब्लेकर वगैरह है, उन्होंने 5 वगैरह बताई थी, ठीक है। तो 41वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक आ रही है बात समझ में? 1 मिनट रुकना, मैं शेयर डाल लूँ। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं आप लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर है कि जनसंख्या के व्यवसायी संरचना वाले वर्ग में निम्न में से किस आयु वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं? 2 प्रकार की जनसंख्या है, ठीक है। एक तो निर्भर जनसंख्या है और एक व्यवसायी जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या, या इसे कार्यशील जनसंख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या 0 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालक व्यवसाय में या कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। इसके अलावा 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, वो तो पहले ही उनके हड्डियाँ डिग जाती हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। वैसे तो आजकल जीवन प्रत्याशा सबकी बढ़ गई है, लेकिन कहते हैं कि लोगों की उम्र कम हो रही है, एक्चुअल में बढ़ रही है लोगों की उम्र, ठीक है। क्योंकि लोगों की आय बढ़ गई तो जीवन प्रत्याशा भी अपने आप ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बचा कौन सा वर्ग? बचा 15 से 59 वाला वर्ग। 15 से 59 वर्ष वाला वर्ग बच गया, और जिसे क्या कहा जाता है? व्यवसायी या कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। ये इसमें आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि शहरिया विकास कार्यक्रम, कौन सा विकास कार्यक्रम? शहरिया विकास कार्यक्रम किस वर्ष आया? शहरिया विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो शहरिया विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था 1977-78 में। 1977-78 में शुरू किया गया था। शहरिया विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1977-78 में शुरू किया गया था, और इसकी शुरुआत हुई थी 12 जिले से। कौन से जिले से? 12 जिले से। कहाँ से शुरू हुई थी? 12 जिले से। अगर इसके बारे में आप लोग खोज सको तो खोज लेना, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें कोई गलती है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। कहाँ से शुरू किया था? 12 जिले से शुरू किया था, 1977-78 में शुरू किया था शहरी विकास कार्यक्रम।
क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है कि चेवणी क्या है। चेवणी, अब ये चेवणी पूछा है कि भाई चेवणी होता क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास बकरी की एक नस्ल, ना भाई बकरी की नस्ल हम लोगों ने तो ये नहीं पढ़ी। नेक्स्ट है बकरी में होने वाला रोग, ना भाई ऐसा रोग भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, चेचक वगैरह जरूर पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है बकरी की पसंदीदा घास, या भाई चेवणी घास कौन सी आ गई, ये घास कौन सी आ गई, तो घास भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बकरी का मांस, बकरी का मांस, जो बकरी का मांस होता है उसे क्या बोलते हैं, चेवणी बोलते हैं। तो चेवणी क्या है, बकरी का मांस होता है चेवणी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है कि केंद्रीय सरकार ने, पढ़िएगा ध्यान से, केंद्रीय सरकार ने 30 दिसंबर 2018 को, कौन सी तारीख, 30 दिसंबर 2018 को, ठीक है, दक्षिण अंडमान द्वीप समूह के 3 द्वीप, दक्षिण अंडमान समूह के, दक्षिण अंडमान समूह के 3 द्वीपों का नाम परिवर्तित कर दिया था, जिनमें से दक्षिणतम द्वीप कौन सा है। 3 द्वीप है, 1, 2 और 3। पूछा गया है कि दक्षिणतम द्वीप कौन सा है। तो दक्षिणतम द्वीप है अपना, 3 द्वीप थे देखो, एक तो था हैवलॉक द्वीप, कौन सा, हैवलॉक, ठीक है। इसके अलावा था दूसरा नील द्वीप, ये आप लोग देख लेना, ये दोनों क्रम से है या नहीं है, ठीक है, आप लोग भी सर्च करना, ठीक है। और नेक्स्ट था अपना रोस द्वीप, रोस द्वीप। अपने को पूछा गया है कि जो दक्षिणतम द्वीप है उसका नाम क्या है वर्तमान में। कौन कौन से द्वीप थे, हैवलॉक, नील और रोस द्वीप था। जो दक्षिणतम द्वीप था उसका नाम था रोस द्वीप। कौन सा द्वीप था, रोस द्वीप, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा भाई रोस द्वीप। तो इसका वर्तमान में नाम है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रोस द्वीप का वर्तमान में नाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, और ये दक्षिणतम द्वीप है, ठीक है, जिन तीनों में से दिया गया है। इसके अलावा जो नील द्वीप है इसका वर्तमान में नाम है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। कब दिया गया था, 30 दिसंबर 2018 को। और हैवलॉक जो द्वीप है इसका वर्तमान में नाम है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। आप लोग सर्च करना है इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है दक्षिणतम द्वीप का नाम क्या है, तो दक्षिणतम द्वीप का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम, मौसिनराम, ठीक है, चेरापूंजी में एक स्थान है मौसिनराम, कौन सी पहाड़ी की ढालों पर स्थित है। तो मौसिनराम जो है वो पूछा गया है कि कौन सी पहाड़ी की ढालों पर स्थित है। 3 पहाड़ियां वहां पर, गारो, खासी और जयंतिया। तो ये पूछा गया है कि इनमें से, इसके अलावा और कौन सी पहाड़ी दी गई है, यहाँ पर मिकिर भी दी गई है भाई, मिकिर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मौसिनराम कौन सी पहाड़ी की ढालों पर है, तो मौसिनराम मिलता है खासी पहाड़ियों की ढालों पर मिलता है। कौन सी पहाड़ियों की ढालों पर मिलता है, मौसिनराम खासी पहाड़ियों की ढालों पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 46 का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है वर्ष 2021 में आया ताऊते चक्रवात। कौन सा चक्रवात भाई, ताऊते चक्रवात। नाम किसने दिया था, ये म्यांमार ने नाम दिया था भाई। नाम किसने दिया था, म्यांमार ने नाम दिया था। इसका मतलब होता है आवाज करने वाली छिपकली, आवाज करने वाली छिपकली। कौन सी छिपकली, आवाज करने वाली छिपकली, ताऊते।
कब आया था? ये मई में आया था भाई। कौन से महीने में आया था? मई माह में आया था। अब पूछा क्या गया कि भारत के कौन से तट को प्रभावित किया था? तो ऑप्शन आपने पास दक्षिणी तट, ठीक है, दक्षिणी तट ये हो गया ना भाई, इसको प्रभावित नहीं किया था। इसके अलावा कौन सा तट दे रखा है दूसरा? पश्चिमी तट हाँ भाई ये वाला दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी तट ना भाई ये रखा है, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी तट ये वाला। तो भाई ये ताउते उत्पन्न कहाँ हुआ था? ये ताउते उत्पन्न हुआ था अरब सागर में, ठीक है। कहाँ पर उत्पन्न हुआ था? अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। आप लोग भी देखना, अगर गलत हो तो कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। ताउते कहाँ पर हुआ था? अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। तो अरब सागर से ऑब्वियस सी बात है कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा? पश्चिमी क्षेत्र प्रभावित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया 47 का, ठीक है। ये याद रखना, एक्स्ट्रा चीज़ें। ताउते म्यांमार ने दिया था आवाज़ करने वाली छिपकली, और मई में आया था, ये भी याद रखना। 48, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 3 क्वेश्चन और है, ठीक है। स्टीवेंसन स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन? स्टीवेंसन स्क्रीन। स्टीवेंसन स्क्रीन से, स्टीवेंसन स्क्रीन के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा मौसम यंत्र रखा जाता है? कि स्टीवेंसन स्क्रीन से बाहर कौन सा यंत्र रखा जाता है? स्टीवेंसन स्क्रीन जो होती है वो यंत्रों को धूप से, तापमान से और वर्षा से बचाने के लिए रखा जाता है, इनके अंदर रखा जाता है उन चीज़ों को। तो आप लोग मुझे बताइए, बैरोमीटर, बैरोमीटर पर अगर तापमान का प्रभाव पड़ गया तो इसका मतलब बैरोमीटर, उसका जो तापमान था वो ऊपर चला जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा भाई ये, ठीक है। इसके अलावा हाइग्रोमीटर, हाइगोग्राफ ये भी नहीं होता, इसे भी नहीं रखा जाता। थर्मामीटर, अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर, इसे भी नहीं रखा जाता। लेकिन स्टीवेंसन, ये जो 3 उपकरण है इन्हें तो स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि इन पर तापमान और वर्षा का प्रभाव ना पड़े। लेकिन जो एनीमोमीटर है अपने पास, एनीमोमीटर, हाँ भाई किस में काम आता है? हवा के अंदर काम आता है, ठीक है। हवा की दिशा या स्पीड दिखाने के लिए काम आता है। तो अगर इसे अपन स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर रख देंगे भाई, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि हवा की दिशा कैसे बताएगा? दिशा कैसे बताएगा? स्पीड कैसे बताएगा? तो एनीमोमीटर को क्या होता है कि स्टीवेंसन स्क्रीन के बाहर रखा जाता है, ठीक है। 48 का जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि एनीमोमीटर को स्टीवेंसन स्क्रीन के बाहर रखा जाता है। 48 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन से प्रक्षेप में वायु फोटो ली जाती है? कौन से प्रक्षेप से वायु फोटो ली जाती है? वायु फोटो का टॉपिक मैंने आप लोगों को करवा दिया है, उसमें बताया गया है कि कौन सा प्रक्षेप है जिसके द्वारा वायु फोटो ली जाती है। तो एक वायु फोटो ली जाती है केंद्रीय प्रक्षेप द्वारा। कौन से प्रक्षेप द्वारा ली जाती है? केंद्रीय प्रक्षेप द्वारा ली जाती है। मैंने आप लोगों को ये क्लास करवा दी है, आप लोग चाहो तो देख सकते हैं, 2 क्लास हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो केंद्रीय प्रक्षेप में ली जाती है वायु फोटो। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसे मिटा नहीं देता हूँ मैं, नहीं तो आपको लोग कन्फ्यूज होगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन इसी प्रकार मिक्स में चाहिए या आप लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहते हैं? आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन लेंगे मिक्स में या फिर टॉपिक वाइज में आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊँ? टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चन करवाऊँगा तो भी 50 क्वेश्चन करवाऊँगा, लेकिन वो क्या हो जाएंगे? वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और एक टॉपिक में 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो एक दिन में अपन 2 टॉपिक कवर कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी हो सकते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग ये मिक्स वाले क्वेश्चन चाहते हो, पेपर की तरह, एक टेस्ट की तरह लेना चाहते हो या केवल नॉर्मली वैसे पढ़ना चाहते हो आप लोग? तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को 50 ये जो क्वेश्चन है वो मिक्स में चाहिए या फिर टॉपिक वाइज चाहिए, ठीक है, बता के जाना कमेंट में ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं अपन। निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है? हाँ भाई, मध्य एशिया की जनजाति पूछा है आप लोगों को।
मध्य एशिया की जनजाति पूछा गया। तो 4 जनजातियां अपने पास, जैमी, ठीक है, इसके अलावा किर्गिज, इसके अलावा नवाहो, और इसके अलावा है फेला है। ये 4 जनजातियां दे रखी है। अब पूछा गया है कि मध्य एशिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो फेलाहे जो मिलती है वो मिस्र में मिलती है, मिस्र में मिलती है। क्या मिस्र मध्य एशिया में आता है? नहीं आता। नवाहो जो मिलती है वो यूएस में मिलती है, यूएस में मिलती है। यूएस के कौन सा प्रांत? जोना प्रांत और न्यू मैक्सिको प्रांत में, न्यू मैक्सिको प्रांत में, और न्यू मैक्सिको के भी उत्तरी प्रांत में मिलती है ये, ठीक है, उत्तरी प्रांत में मिलती है, ठीक है, यानी कि उत्तरी न्यू मैक्सिको में। और ये किर्गिज में बता दिया गया यार, ये नवाहो बताया मैंने, ठीक है, नवाहो, जोना और न्यू मैक्सिको उत्तरी न्यू मैक्सिको मिलते हैं। जैमी जो मिलती है वो मिलती है असम और म्यांमार में, असम और म्यांमार के सीमांत क्षेत्रों में, असम म्यांमार के सीमांत क्षेत्रों में मिलती है जैमी जनजाति। इसके अलावा जो किर्गिज जनजाति है वो अपने को मध्य एशिया में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? किर्गिज जनजाति अपने को मध्य एशिया में मिलती है। जैमी असम म्यांमार के सीमांत क्षेत्र, नवाहो जोना या यूएस के, यहाँ पर ये भी लिख लेना, यूएस के जोना या उत्तरी न्यू मैक्सिको प्रांत में, और फेलाहे मिलती है मिस्र के अंदर, और किर्गिज कहाँ मिलती है? मध्य एशिया में मिलती है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये इसकी जो है मूल स्थान है किर्गिज का, ठीक है, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों ये हो गए आप लोगों के 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। ये ध्यान रखिएगा मैंने आपको जो पूछा है 50 क्वेश्चन मिक्स वाले या टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाने, किस प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाने हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ, और वो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, टॉपिक वाइज होंगे या फिर मिक्स होंगे, वो आप लोग मुझे बताएंगे। आज शाम तक बता देना आप लोग मुझे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।